हेलो। आप सभी बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन डीएम एक्सप्रेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत में जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आया था, दिल्ली सल्तनत का पूरा परिचय हमने बताया था। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों की हम लोगों के द्वारा चर्चा की गई थी। मैंने यह दर्शाने का काम किया था कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश शासन करते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने गुलाम वंश की चर्चा की, खिलजी वंश की चर्चा की, तुगलक वंश की चर्चा की, सैयद वंश की चर्चा की। आज जो मेरा वीडियो है वो लोदी वंश को लेकर के है। लोदी वंश, जी हाँ, भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना होती है, जिसका शासनकाल ओवरऑल अगर बात की जाए तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का कार्यकाल रहता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला की भी हम लोग चर्चा किए हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की भी चर्चा हम लोग करेंगे। स्थापत्य कला में मैंने मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों का एक साथ इसका समग्रावलोकन किया है। इसे मैंने दर्शाने का काम किया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपको देखना हो तो डीएम एक्सप्रेस के साइट पे जाकर के, आप यूट्यूब के चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला और मुगल कालीन स्थापत्य कला की मैंने चर्चा की है। आइए आज लोदी वंश पे चर्चा करते हैं। लोदी वंश संस्थापक अगर कहा जाए तो बहलोल लोदी, जी हाँ, 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बहलोल लोदी के बारे में एक चीज जान लेंगे, सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा ही की गई थी, जिसके पिता का नाम मलिक काला था, और भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई, जो शुद्ध अफगान राजा था, जिसने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। तत्कालीन राजनीति का लाभ उठा करके, जी हां, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का लाभ उठा करके बहलोल लोदी ने भारत पर या दिल्ली पर कहा जाए तो लोदी वंश की स्थापना की। वह अपने दरबारियों को मकसदे अली कहकर पुकारा करता था। अपने दरबारियों के खड़े होने पर खड़े हो जाता था और बैठने पर बैठ जाता था। इसका मतलब कि वो अपने दरबारियों को काफी इज्जत देता था, काफी तवज्जो देता था। कहा जाता है कि बहलोल लोदी, इसने अपने नाम का सिक्का चलवाया था, बहलोल नामक चांदी का सिक्का। बहलोल नामक चांदी का सिक्का बहलोल लोदी के द्वारा चलवाया गया। इसी के समय में अगर कहा जाए तो इसने अपने शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो धारण की, 1484 में संपूर्ण जौनपुर को, जी हां, जौनपुर को 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसने अपने शासनकाल में जौनपुर शहर को, तत्कालीन समय में जौनपुर काफी विकसित क्षेत्र था, तो पूरे जौनपुर को 1484 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलोल लोदी, जिसने बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलवाया, इसी के समय में 1469 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कालूराम था, माता का नाम तृप्ता देवी था, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहा जाता है कि जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ, वहीं सिकंदर लोदी के समय में 1489 ईस्वी में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। और सिख धर्म की स्थापना करने के साथ साथ संगत और पंगत प्रथा की शुरुआत की। और कुल 10 गुरु हुए सिख धर्म में। पहले गुरु नानक, तो 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की बात होती है। जी हां, गुरु गोविंद सिंह की बात होती है, जिसने न केवल खालसा पंथ की स्थापना की, अपितु 5 ककार दिए,
पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर लगाने की इजाजत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दी गई थी। जब धर्म का क्लास होगा, धर्म की चर्चा चलेगी, तब सिख धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बस ऐसे ही दर्शाने का काम किया मैंने कि 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। बहलोल लोदी की मृत्यु के उपरांत कहा जाए तो सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठता है, जिसका मूल नाम निजाम खां था। जी हां, सिकंदर लोदी, निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था, जिसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। इसे लोदी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने 1504 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को बनाई थी। कहा जाता है 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाई। यह गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था। जी हां, सिकंदर लोदी काफी पढ़ा लिखा बादशाह था, जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखा करता था। इसने अपने शासनकाल में इसके दरबारी मियां भुआ के द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ के द्वारा करवाया गया। वहीं बहलोल लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बना था। इसने अपने शासनकाल में 1510 ईस्वी में भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था, जो 32 उंगल का होता था, 32 अंगुल का होता था, 32 उंगली का होता था। गजे सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। इसने फरहद ए सिकंदरी नामक पुस्तक की रचना की। फरहद ए सिकंदरी नामक पुस्तक की रचना सिकंदर लोदी के ही द्वारा की गई। यह सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जिसने मुहर्रम के समय में मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को पीर और संतों के मजार पर जाने से मना कर दिया। सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा सिकंदर लोदी, जिसने मुसलमानों को मुहर्रम पर तजिया निकालने से मना कर दिया। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो मुस्लिम महिलाओं को पीरों और संतों के मजार पर जाने से रोक दिया। सिकंदर लोदी, इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के लोदी गार्डन को सिकंदर लोदी का मकबरा कहकर पुकारा जाता है। लोदी वंश का सिकंदर लोदी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का सबसे अयोग्य राजा इब्राहिम लोदी को माना जाता है, जिसके शासनकाल में इसके सरदारों में, इसके राज दरबारियों में मतभेद था। अपने शासनकाल में इब्राहिम लोदी ने अहमद यादगार नामक इतिहासकार को और प्रसिद्ध विद्वान को संरक्षण प्रदान किया था। अहमद यादगार, जिन्होंने मजखाने अफगाना नामक पुस्तक की रचना की। मजखाने अफगाना नामक पुस्तक की रचना अहमद यादगार के द्वारा की गई। इब्राहिम लोदी, जो कि विलासी प्रवृत्ति का था, कहा जाता है इसी इब्राहिम लोदी के शासनकाल में 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें लोदी की हार होती है। यह सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जो युद्ध भूमि में मारा गया। यह सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था, और यह भी कहेंगे कि इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा था या अंतिम ऐसा राजा था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और इब्राहिम लोदी के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है बाबर के द्वारा। इस युद्ध में बाबर ने 2 तोप का इस्तेमाल किया था, जिंसी और बिंसी। जिंसी भारी तोपों को कहा जाता था और बिंसी हल्के तोपों को कहा जाता था। कहा जाता है कि बाबर ने छापामार युद्ध प्रणाली के तहत
छापामार युद्ध प्रणाली के तहत इब्राहिम लोदी को न केवल पराजित किया अपितु भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित करता है। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे, अली और मुस्तफा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भारत में मुगल वंश की स्थापना करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये ओवरऑल लोदी वंश की बात है। मेरे पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत में आपका आज पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक खत्म हो गया। कहा जाए तो एक दिन मैंने दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी, उसके पश्चात पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन राजवंश आते हैं, क्या घटनाएं घटी थी कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन चला, और 5 राजवंश का वीडियो मेरे पिछले वीडियो में होगा। आप देखेंगे डीएम एक्सप्रेस के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर के मैं गुलाम वंश की चर्चा कर रहा था, मैं खिलजी वंश की चर्चा कर रहा था, मैंने तुगलक वंश की चर्चा की है, सैयद वंश की चर्चा की है, और आज लोदी वंश का उल्लेख किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।